अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारे इस टॉपिक का नाम है जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस का ये जो है चौथा यूनिट है। तो इसमें हमने कुछ पोर्शंस ऑलरेडी पढ़े हैं। आज मैंने बुक साथ ली है कि आप इसमें इन्वॉल्व रहोगे। कहाँ से हम पढ़ेंगे आज, क्योंकि बोर्ड तक पे आप जान नहीं देते हो ज़्यादा। तो आज हम देखेंगे, आज हमारा टॉपिक है सेक्युलर स्टेट के बारे में। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ सेक्युलर स्टेट। डियर स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कि कम्युनलिज्म जो है, कम्युनलिज्म एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हर एक कंट्री के लिए। और कम्युनलिज्म से लोग डिवाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। और इसी कम्युनलिज्म से क्या हो जाता है, कुछ लोग मेजॉरिटी में आते हैं और कुछ लोग माइनॉरिटी में आते हैं। सपोज हमारी इस बुक पे लिखा है कि सेक्युलर स्टेट जो है, सेक्युलरिज्म की टर्म जो है ये इंडिया के आईन में ऐड कब की गई, 1976 में। और इंडिया जो है, इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है। जैसे हम देखते हैं, अगर हम देखेंगे थियोक्रेटिक स्टेट, देखो थियोक्रेटिक स्टेट यहाँ पे लिखा हुआ है, देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर इंडियन स्टेट अनलाइक द स्टेट्स ऑफ बुद्धिज्म एंड श्रीलंका, डेट ऑफ इस्लाम इन पाकिस्तान एंड डेट ऑफ क्रिश्चियनिटी इन इंग्लैंड। तो इसी तरह से इंग्लैंड में हम देखते हैं ज़्यादातर क्रिश्चियनिटी का रोल है, और पाकिस्तान में हम देखते हैं ज़्यादातर इस्लाम का रोल है, और श्रीलंका में हम देखते हैं बुद्धिज़्म का रोल है। इसी तरह से हम देखते थे जब हमने पहला यूनिट पढ़ा था पावर शेयरिंग। In that very unit, we have already discussed about how power can be shared horizontally as well as vertically. तो our constitution does not give a special status to any religion. इंडिया का जो आईन है ये कभी भी किसी खास रिलीजन को खास स्टेटस नहीं देता है। तो इसी तरह से हम इंडिया को बोलेंगे यहाँ पे, ये एक सेक्युलर स्टेट है। इंडिया इज़ नॉट ए India is not a theocratic state. Theocratic state is a Pakistan. In Pakistan, the dominant religion is Islam. In Sri Lanka, the dominant religion is Buddhism. In UK, the dominant religion is Christianity. इसी तरह से हम देखेंगे आगे एक और पॉइंट है सेक्युलर स्टेट का। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स टू ऑल इट्स इंडिविजुअल्स, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स टू ऑल इट्स इंडिविजुअल्स and communities freedom to profess, practice and propagate any religion and not to follow any. आइन में क्या लिखा हुआ है, जैसे हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया कम्प्लीटली सेक्युलर स्टेट है। तो इस सेक्युलर स्टेट की ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस ये है कि ये किसी रिलीजन को प्रमोट नहीं करता है। स्टेट इज़ इरिलीजियस। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट हैज़ बीन क्लियरली मेंशन दैट इंडिया का कोई अपना पर्टिकुलर मज़हब नहीं है। अगर इंडिया के आइन में ये लिखा हुआ होता कि हिंदू को ही हिंदुस्तान में रहना है, मुसलमानों को ही हिंदुस्तान में रहना है, तो माइनॉरिटी वाले कहाँ जाएंगे। तो इससे हमें पता चला कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी कम्युनिटी, उससे कोई फोर्स नहीं किया जाता है। उस पे उसको आर्टिकल 25 के अंडर जो है, 25 से लेके 28 तक जो है रिलीजियस फ्रीडम दी गई है। वो कोई भी मज़हब प्रोफेस कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोपागेट कर सकता है, और स्टेट इसमें कोई इंटरवेंशन नहीं कर सकता। इसी तरह से दूसरा पॉइंट है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। आइन कभी भी लोगों को मज़हब की बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कराता है। मज़हब की बुनियाद पर लोगों को डिवाइड करना, उसको हम बोलेंगे कम्युनलिज्म। At the same time, the Constitution allows the state to intervene in matters of religion in order to ensure equality within religious communities. For example, it bans untouchability. कभी कभी स्टेट को इंटरवेंशन करनी पड़ती है उस टाइम पे जब कोई कम्युनिटी माइनॉरिटी वालों को दबाते हैं, उनको अपने राइट्स नहीं देते हैं। सपोज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द अनटचेबिलिटी हैज़ बीन बैन्ड।
Dear students, you have already studied history. In history, you have studied the Varna system or caste system. During the ancient period in India, the Indian society was divided into four castes: uh, Brahmanas, Vaishyas, Shudras and Shastriyas. तो सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों का रोल रहता था। ये अपने आप को बोलते थे हम टीचर्स हैं, हमारा रोल। तो इसी तरह से अंडरस्टूड, इसी तरह से हमने अनटचेबिलिटी पे बैन लगाई कि हम वी ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ एंड इन द आइज ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह और गॉड। तो इसी तरह से हमें पता चला कि सेक्युलरिज्म कोई आइडियोलॉजी नहीं है। तो ये एक किस्म का जो है फाउंडेशनल स्टोन है आइन के लिए। जैसे हम आइन को कैसे हम आगे ले जाएंगे, अगर हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन सेक्युलरिज्म एंड कम्युनलिज्म। इन सेक्युलरिज्म वी प्रोवाइड फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज टू द सिटीजन्स, बट इन कम्युनलिज्म only one society divides, only one society dominates the others। इसी तरह से हम आगे देखेंगे कास्ट एंड पॉलिटिक्स। हमने देखा है ऑलरेडी कि सोशल डिविजन्स क्रिएट होती है, कि इसमें सोशल डिविजन्स में हमारे पास नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। तो नेगेटिव एस्पेक्ट्स ये हैं कि जब हम अपने आप को सिंगुलर मानते हैं कि हम ही माइनॉरिटी में हैं, हम ही मेजॉरिटी में हैं, सॉरी, तो उस टाइम पे हमने एक पर्टिकुलर कास्ट को वायलेट किया। कास्ट इनइक्वालिटीज़ जो हैं, तो यहाँ पे लिखा है अनलाइक जेंडर एंड रिलीजन, कास्ट डिवीजन इज स्पेशल टू इंडिया। जेंडर एंड रिलीजन की बुनियाद पे भी लोग डिवाइड हुए हैं पहले। इसी तरह से लोग कास्ट की बुनियाद पे भी डिवाइड है। जैसे मैंने आपको बोला, आजकल की सोसाइटी में दलित्स को इंडिया में ज़्यादातर टार्चर किया जाता है। रोहिंग्या मुस्लिम्स को म्यांमार में टार्चर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। तो इसी तरह से हम देखते हैं कास्टिज्म इज इट्स एक्सट्रीम फॉर्म। कास्टिज्म से क्या हो जाता है, जब हमने किसी पर्टिकुलर कास्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस दी, तो इससे क्या हो जाता है, इससे लोग जो हैं लोग डिवाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिच एंड पोर्स। Suppose, for example, here in this context, I will quote here an example of the Karl Marx, greatest philosopher of the Germany, who is the author of the Das Kapital and Communist Manifesto and Philosophy of the Poets। In this caste system we say that, हमने ऑलरेडी 8th क्लास में पढ़ा है कि ज्योतिबाई फूले, गांधी जी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी, ये लोग वो हैं जिन्होंने कास्टिज्म पे बैन करवाने का सोचा था। इसी तरह से हम देखते हैं इंडिया की सोसाइटी में 1829 में सती सिस्टम था। इस सती सिस्टम के अंडर जो है, जो भी कोई औरत होती थी, इसका जब कोई पति जो इसका मरता था, तो इसके मरने के बाद इसको भी जिंदा जलाया जाता था। इसी तरह से आगे हम थोड़ा सा बढ़ेंगे, पेज को टर्न ऑन करेंगे, टर्न ऑन। रामास्वामी पेरियार नायकर ने क्या किया था, इसने बोला कि वो सोसाइटी होनी चाहिए जिसमें कास्ट इनइक्वालिटीज खत्म होनी चाहिए। इसी तरह से राजा राम मोहन राय को हम मानते हैं फादर ऑफ इंडियाज रिनेसेंस मूवमेंट। तो इसने भी कास्टिज्म पे बैन लगाई। इसने भी बोला कि लोगों को डिवाइड मत करो ऑन द बेसिस ऑफ कास्टिज्म। अर्बनाइजेशन है आजकल के दौर में, आज अर्बनाइजेशन में हम रहते हैं, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, हमारे पास कास्ट हायरार्की है। तो इन चीज़ों की वजह से हम आगे बढ़ते हैं, और हमारे आइन में हम देखते हैं कि आइन ने किसी भी इंसान पे पाबंदी नहीं लगाई है। तो यहाँ पे लिखा है अर्बनाइजेशन, लोग क्या करते हैं, गांवों से चले जाते हैं, शहरों में जाते हैं रहने के लिए। इसी तरह से हम ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी को भी देखते हैं। तो
सेम टू सेम हम देखते हैं कास्ट हायरार्की पर्टिकुलरली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द, यहाँ पे लिखा हुआ है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिटेड एनी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ पॉलिसीज टू रिवर्स द इनजस्टिस। कास्टिज्म पे बैन लगाई गई है, कास्टिज्म पे कम्प्लीटली बैन लगाई गई है। और इंडिया में अनटचेबिलिटी को अभी ख़त्म नहीं किया है, लेकिन फिर भी कभी कभी हम देखते हैं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में वहाँ दलित्स को सताया जा रहा है और इनको वो राइट्स नहीं मिलते हैं जो इनको मिलने चाहिए। इसी तरह से हम देखते हैं पर्टिकुलरली और कास्ट इन पॉलिटिक्स, कास्ट इन खराब caste in politics. Caste in politics, as in case of communalism, caste is rooted in the belief that caste is the sole basis of social community. Caste in politics में हम क्या देखते हैं कि हम देखते हैं पॉलिटिक्स में भी वही लोग आगे आते हैं जिनका डैडी, जिनका ग्रैंडफादर, जिनकी ग्रैंड मदर इस कास्ट में इन्वॉल्व हैं, वही लीडर भी बन जाते हैं। तो when parties choose candidates in election they keep in mind the caste composition of electorate। जब कोई लोग कोई भी पार्टी होगी, इनको सपोज किसी को मैंडेट देना है, इससे पहले ये देखेंगे कि ये किस कास्ट से बिलोंग करता है, क्या इसके कास्ट वाले इसको वोट डालेंगे। इन दिस कंटेक्स्ट हियर वी विल स्टार्ट सम ग्लोसरी and what is urbanization? Shift of population from rural areas to urban areas. Occupational mobility, shift from one occupation to another, usually when a new generation takes up occupations other than those practiced by their ancestors. Caste hierarchy, a ladder-like formation in which all the caste groups are placed from the highest to the lowest order. तो यहाँ तक हमने देखा कि कास्ट इन पॉलिटिक्स में इन रोल। दूसरा हम देखेंगे political parties and candidates in elections make appeals to caste sentiment to muster support। पॉलिटिकल लीडरों का काम यही है कि अपने ज़ात के लोगों को मोटिवेट करना ताकि वो इनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट देंगे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट compelled political leaders to gear up to the task of mobilizing and securing political support. Through the process of universal adult franchise, some leaders play the role of motivators and किसी भी पर्टिकुलर कास्ट पे फोकस करना ताकि ये कास्ट वाले मुझे वोट देंगे फिर और मैं आगे जीतूंगा। इसी तरह से नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी इन द कंट्री हैज़ ए क्लियर मेजॉरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट। किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में आप जाइए, किसी भी लीडर को इलेक्शन लड़ना है, उसके वहाँ पे उस कॉन्स्टिट्यूंसी में डिफरेंट लोग रहते हैं, डिफरेंट कास्ट के लोग रहते हैं और वहाँ पे कम्युनिटी को मोटिवेट करना बहुत मुश्किल है। इसी तरह से नो पार्टी विन्स द वोट्स ऑफ ऑल द वोटर्स। कोई भी पार्टी तमाम वोट कभी नहीं लेती है, या तो 50% लेंगे, या तो 60, या तो 70 और 100% कभी। मैनी पॉलिटिकल पार्टीज में पुट अप कैंडिडेट्स फ्रॉम सेम कास्ट इफ कास्ट इज बिलीव टू डोमिनेट। कास्ट पे भी, कास्ट से भी दबाव पड़ता है इलेक्टोरेट्स पे। इलेक्टोरेट उनको बोलेंगे जो वोट डालने जाते हैं, नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स। इसी तरह से द रूलिंग पार्टी एंड सिटिंग MP और MLA फ्रीक्वेंटली लूज इलेक्शंस इन आवर कंट्री डेट कुड नॉट एवर हैपन। अगर कास्ट से ये इलेक्शन लूज करते हैं। इसी तरह से हमने आज मैंने बुक आपके सामने इसलिए रखी, आप थोड़ा सा मोटिवेट हो जाएंगे। कल हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे आगे, तो मैं आपको इसी ग्रुप में डालूंगा इंशाल्लाह। तो आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो एंड यू विल सब्सक्राइब माय चैनल।